पर हेल्थ चेकअप का क्या है कि आपको रेगुलरली करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक हेल्थ चेकअप करवा दिया फिर 3 साल 4 साल तक नहीं किया तो आने वाले 3-4 साल में आपको कुछ नहीं हो। तो एनुअल हेल्थ चेकअप करते रहने से इससे भी एक थोड़ा फायदा रहता है, हमें एक मौका मिलता है कि हम उसमें से कोई रिपोर्ट सही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे 1-2 पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके फॉर एग्जांपल वॉइस बॉक्स निकल गई है, तो उसके बावजूद वो लोग उसको एक हैंडीकैप नहीं मानते। वो लोग उसके बावजूद अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। या तो उनको एक आर्टिफिशियल स्पीकिंग वाल दिया जाता है या इलेक्ट्रोलायरिंग्स देकर वो लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। इतना इंस्पायरिंग होता है कि हम लोगों को उनमें से कुछ सीखना चाहिए कि ये हैंडीकैप होने के बावजूद वो लोग कितना अच्छी जिंदगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों में होती है। Hi, this is Vedika Sirvani. Welcome to my show Me and Mentors. आज हम बात करने वाले हैं कैंसर पे। जी हाँ, कैंसर। नॉर्मली जब भी कैंसर का नाम आता है तो लोगों के माइंड में यही थॉट आता है कि कैंसर मीन्स कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लोगों की बॉडी को दीमक की तरह खा जाती है और उसे खत्म कर देती है। लेकिन आज साइंस टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि काफी सारे कैंसर पेशेंट सर्वाइव हो चुके हैं। तो कैंसर को कैसे मैनेज करना चाहिए, उसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। जी हाँ, प्लीज वेलकम कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर डीजी विजय। हेलो डॉक्टर, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि नॉर्मली लोगों के माइंड में आता है कि कैंसर मीन्स कैंसर, और आजकल कैंसर पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैंसर होता क्या है और ये किस वजह से होता है। कैंसर नॉर्मली हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली भी डिवाइड होते रहते हैं। उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए हमारी मांसपेशियां या खून के सेल्स या हर एक बॉडी के हर एक सेल्स का ग्रोथ होता है। जब ये ग्रोथ रेगुलेशन के बाहर चले जाता है और उस पर कोई नियंत्रण रहता नहीं तो वो एक ट्यूमर बन जाता है। तो उस ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं और इनिशियली वो सिर्फ वहीं बड़ा होता है और धीरे धीरे वो बॉडी में फैल भी सकता है और उसका स्टेज भी एडवांस्ड हो सकता है। अच्छा। आपका दूसरा सवाल था कि ये किस वजह से हो सकता है, तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि मुंह, गले और उसके जो कैंसर है वो मेनली तंबाकू की वजह से, टोबैको को रिलेटेड है, जो वहां के सेल्स को डैमेज कर देते हैं और जैसे मैंने कहा उनका ग्रोथ में डिसरेगुलेशन हो जाता है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से वहां पे ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। वैसे रेडिएशन है, केमिकल्स है, हॉर्मोन्स है, वायरसेस है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। डॉक्टर, जैसे नॉर्मली लोगों को ये मिथ रहते हैं कि माइक्रोवेव यूसेज करने से या प्लास्टिक यूसेज करने से या ब्लैक इनरवेयर यूज करने से या फिर एन एल्यूमिनियम वेसल में खाना बनाने से ये भी कॉजेस है कैंसर होने के, तो क्या इज इट ट्रू? इसके चांसेस बहुत कम है और कमेंट्स हो चुके हैं, स्पेशली माइक्रोवेव के लिए। ये भी एक किस्म का आयोनाइजिंग रेडिएशन है और इसका जो यूसेज है स्पेशली हमारे यहाँ इंडिया में तो माइक्रोवेव का यूसेज काफी कम है फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे वो लोग खाना को रीहीट करते हैं। तो हमारे यहाँ यूजुअली फ्रेश कुक फूड ज्यादा हम खाते हैं। तो काफी सारी चीजें कैंसर के बारे में और उसकी जो इटियोलॉजी है, क्यों होता है, इसके बारे में अभी भी काफी सारा रिसर्च होना बाकी है। ये काफी सारी थियरीज होती है, हाइपोथेसिस होता है जिसके ऊपर काम होते रहता है और एविडेंस आते रहता है कि भाई कभी ये बात है कभी वो बात है, पर
कोई ऐसी इन बातों के बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है अच्छा, इस समय। ओके। तो डॉक्टर अगर हम कंपेयर करें पहले और आज में, तो कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे नॉर्मल डिजीजेस की बात करें, जैसे पहले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी कैंसर भी एक नॉर्मल बीमारी जैसा हो गया है। तो इसका क्या रीजन है? एक कारण ये हो सकता है कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन जो है, जो अ, पिछले 10-20 साल पहले लोग एवरेज 60-70 साल तक जीते थे, आज इंडिया में लॉन्जेविटी बढ़ गई है, लोग 80-90 साल तक भी जीते हैं। जैसी उम्र बढ़ती है वैसे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म्स कम होते हैं और उस समय पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काफी सारे हैं, पोल्यूशन बढ़ गया है, या खाने में है, या पानी में है, या दवाइयों में है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होती रहती है। डॉक्टर नॉर्मली आप अभी कौन सा कैंसर ऐसे देखते हैं जो बहुत कॉमनली स्प्रेड हो रहा है लोगों में? आज से थोड़े साल पहले इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, पहले महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो था, गर्भाशय का मुख का कैंसर, वो बहुत ज्यादा था क्योंकि लेडीज को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी और उसके हाइजीन के बारे में पता नहीं था। पर जैसे जैसे लोगों में एक प्रकार की जागरूकता आती जाती है, वैसे कैंसर्स का इंसिडेंस चेंज होते रहता है। अच्छा। और इस समय पुरुषों में मुंह का कैंसर है, जो टंग कैंसर है, ओरल कैविटी है, और जो टोबैको रिलेटेड कैंसर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद लंग कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर यानी अन्नलिका कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, ये सारे मेल्स में ज्यादा है। फीमेल्स में इस समय अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद बाकी सारे कैंसर्स, लंग कैंसर भी होता है, इंटेस्टाइन के कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सारे भी का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ऐसा कैंसर कोई इस समय एक दूसरी बात ये भी हो रही है कि क्योंकि आप जैसे चैनल्स और बाकी सारे माध्यम से लोगों में एक प्रकार की अवेयरनेस आती है, तो कुछ लोग मेडिकल अटेंशन या ट्रीटमेंट जल्दी करवा रहे हैं। उसकी वजह से काफी सारे कैंसर सर्वाइवर्स भी है जिन्होंने क्यों कैंसर ठीक हो गया। जी आज से 20 साल पहले काफी सारे पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी की वजह से हम नहीं बचते थे। अभी इसमें काफी सारे पेशेंट्स को हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता पर उसके साथ मरीज 10, 20, 30 साल जिंदा रह सकता है, वैसे कैंसर को भी एक क्रोनिक डिजीज का रूप दिया गया है और वो लंबे समय तक मरीज अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कोई न्यू पेशेंट आपके पास आता है, जिसे पता चलता है कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर, तो पहले तो लोगों में अभी डर ही इतना है, खौफ ही इतना है कि लोग सुनते ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आप उन पेशेंट को सबसे पहले तो मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं? लोगों के बारे में, क्योंकि उनको कोई ऐसा अनुभव उनके अगल बगल में हुआ हो, उनके परिवार में कभी कभी हुआ हो, जिसकी वजह से उन्होंने महसूस किया हो कि ये कैंसर ठीक नहीं होगा, तो उनको एक डॉक्टर होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं जो साइंटिफिक एविडेंस है कि भाई उनकी बीमारी क्या है, कौन से स्टेज में है, इसको कैसे ठीक होती है और उनके चांसेस कितने हैं। क्योंकि वो हकीकत उनको और उनके परिवार को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको जाने बगैर, क्योंकि ये इलाज कभी कभी लंबे समय तक चलता है, तो ये वो लोग ये समझेंगे तो वो अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सके। हमारे यहाँ हॉस्पिटल पर एक फुल टाइम ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट है जो सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स की साइकोलॉजी समझता है और उनके लिए काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि वो कई बार रोना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, मेंटल भी हो सकता है, वो इस हकीकत को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते
एक कैंसर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई मी, मेरे को क्यों हुआ, जब समाज में किसी और महिला को नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि ये हमारे देश में कभी कभी ये फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तो ये काफी सारे इश्यूज को लेकर वो लोग एक डॉक्टर के साथ नहीं पर एक काउंसलर के साथ, साइकोलॉजिकल काउंसलर के साथ 1 घंटा बात करेंगे मन खोलकर, तो उसका कोई ना कोई इलाज कर सकते हैं और उसको विश्वास दिला सकते हैं कि भाई ये कैंसर का इलाज इस तरह से होगा तो आपको ठीक भी हो जाएगा। So doctor, for every cancer, treatment is surgery only? कि without surgery also treatment is possible? जो सॉलिड ट्यूमर्स है, जैसे कि मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, थायराइड का है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, इंटेस्टाइन है, प्रोस्टेट है, इसमें ऐसे कई सारे कैंसर है जहां सर्जरी एक बहुत ही महत्व का रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ठीक हो जाता है। ऐसे कई सारे कैंसर है जैसे कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा वगैरह, जहां कीमोथेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ऐसे कई सारे कैंसर है जहां पे रेडिएशन, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है या प्रोस्टेट कैंसर है, जहां पर रेडिएशन, जो शेक बोलते हैं गुजराती में, उसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। तो फॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और गाइडलाइंस है कि भाई किस कैंसर को किस तरह से इलाज करने से सबसे बेस्ट रिजल्ट्स किस तरह से मिलेंगे, तो उसकी वजह से इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। आपका डायग्नोसिस सही हो जाए तो फिर उसका सही इलाज होगा, तो ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, जैसे कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो कीमोथेरेपी तो कैंसर के लिए वरदान है, क्योंकि उससे काफी सारे पेशेंट सरवाइव हो जाते हैं। लेकिन उसका एक और भी पार्ट है, वो है उसके साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स उसका इतने वो है कि बहुत पेन होता है, लोगों के हेयर फॉल है ना हो जाते हैं, और उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो क्या साइंस अभी कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं कर पा रही है कि ताकि वो जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो सके या निकल ही जाए? कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स निकल ही जाए, ये तो मैं मानता हूं कि नामुमकिन है। कम किए जा सकते हैं क्योंकि ये दवाइयां इतनी इफेक्टिव है कि इसकी वजह से कैंसर के सेल्स यदि मर जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने वाले हैं। जो साइड इफेक्ट्स होती है उनका ट्रीटमेंट, जैसे कि नौशिया है, खाना नहीं अच्छा लगता, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उस सभी सिम्टम्स के लिए बहुत इफेक्टिव इलाज हो सकता है। आपकी बात सही है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, पर इम्यूनिटी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए भी ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, और उनकी WBC काउंट इतने कम ना हो जाए जिसकी वजह से उनको और कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हेयर फॉल, जब भी दवाई स्काल्प में जाएगी तो फिर आप जानते हैं कि हेयर फॉल एलोपेशिया होने के चांसेस है। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में एक स्पेशल स्काल्प कूलिंग डिवाइस है, जो इसको सर पे पहनने से जो स्काल्प यानी वहां की जो चमड़ी है वहां पे खून कम बहता है, कीमोथेरेपी कम जाती है, और दवाई की जो हेयर लॉस की जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो साइंस जैसे जैसे, कीमोथेरेपी भी कोई एक दवाई नहीं है, उसमें हजारों दवाइयां हैं और उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स है, और वो साइड इफेक्ट्स को ठीक कर उसका सही पता चले और उसका सही इलाज हो, उसके लिए भी काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी और साइंस कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रहा है। ये सवाल से एक बहुत अच्छी बात ये बात निकलती है कि काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसे टारगेट्स ढूंढ रहे हैं कैंसर पे, जिससे कि हम बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट करें, जिसकी साइड इफेक्ट्स स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी से कम हो और बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्योर बहुत ज्यादा। कीमोथेरेपी में बेनिफिट बहुत है पर साइड इफेक्ट्स भी है, ये हम मानते हैं, लेकिन फ्यूचर में धीरे धीरे आज से 10 साल 20 साल के बाद ऐसी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आएंगी जिसका
दौर अभी शुरू हो चुका है और काफी सारे कैंसर्स में हम उनका ट्यूमर का जेनेटिक स्टडी करके यदि वो जीन में डिफेक्ट है तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसे आप है ना ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और उस सर्जरी के दौरान आपको ब्रेस्ट ऑलमोस्ट रिमूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से वुमेन्स को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सफर करना पड़ता है, तो क्या इसका भी कुछ सॉल्यूशन है? हमारे यहाँ जब हम जितने पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं उसमें से 60% महिलाओं को ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ गठान निकालते हैं और ब्रेस्ट बच जाती है। तो ये एक गलतफहमी महिलाओं में होती है, खासकर जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, कि हर एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को पूरी ब्रेस्ट निकाल देना पड़ेगा। ये एक गलतफहमी है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक को आप पूरी ब्रेस्ट निकाल दें। मैंने कहा वैसे 50 से 60% महिलाओं में ब्रेस्ट कंजर्वेशन पॉसिबल है। इससे उनका साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, जो बीमारी के साथ बाद में फाइट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहती है और साइकोसेक्सुअली उनका रिहैबिलिटेशन बहुत अच्छा रहता है। जिन महिलाओं को पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है उनके लिए हमारे पास एक प्लास्टिक सर्जरी की टीम है, जो कई सारे पेशेंट्स को जिनको करवाना हो उनको हम रिकंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं, जिनसे उनका बॉडी इमेज, हर एक मेल फीमेल का इमेज होता है और उसकी वजह से वो उसका बॉडी इमेज फिर से जब वो सर्जरी खत्म हो जाए तो वो रिकवर कर सके, ये इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन से, नई ब्रेस्ट इम्प्लांट से या बॉडी के ही कहीं से फैट यूज करके हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या ऐसा कुछ प्रिवेंशन टिप्स है जिससे कैंसर हो ही ना? हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह वगैरह करने से कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर इसके बावजूद किसी को भी कैंसर हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरी बात बतानी होगी कि तकरीबन 10% कैंसर्स हेरिडिटरी, वारसागत, यानी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है और वो कैंसर्स यदि आपको किसी जीन में ही डिफेक्ट है तो फिर वो कैंसर होने के चांसेस इतने ज्यादा है कि ये सेल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, वो सब करने से दोबारा होने के चांस थोड़े प्रतिशत कम होंगे, लेकिन ये बिल्कुल प्रिवेंट कर दे वैसा तो नहीं होगा। तो डॉक्टर फिर भी क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपके हिसाब से? जहां तक हो सके वहां तक वेजिटेरियन डाइट ले, नॉनवेज का इस्तेमाल कम करे, फैटी फूड्स कम इस्तेमाल करे, डेली एक्सरसाइज करे, वॉकिंग है या सिंपल जिम एक्सरसाइजेस है, योगा करे। वो लोग रेकमेंड करते हैं कि कम से कम हफ्ते में 5 to 6 आवर्स ऑफ वॉकिंग एक्सरसाइज अलग अलग मिक्स करके आप एक्सरसाइज, एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइजेस करें और ये सब करने से ओवरऑल हमारे चांसेस कम होते हैं। ऐसी कोई दवाइयां भी नहीं है जिसके लेने से जनरल आपका विटामिन डी कम है या B12 कम है तो वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे भी कोई 100% प्रूव नहीं है कि भाई कैंसर का इंसिडेंस कम होगा। जनरल एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री, अल्कोहल का यूसेज, टोबैको का यूसेज, ये सब भी कम किए जाने से दोबारा होने के चांसेस कम है। हार्मोन्स जो कभी कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब से अभी तो ये काफी सेफ है, लेकिन उसका जितना इस्तेमाल कम करे तो उतना फायदा है। यदि आपका ओवरवेट है तो उसको बॉडी वेट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स कम कर दे, BMI, तो भी कैंसर होने के, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब के चांस कम होते हैं। तो डॉक्टर, जैसे हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, कैंसर रिलेटेड भी कोई टेस्ट हमें रेगुलर बेसिस पे करवानी चाहिए ताकि मतलब पहले ही अवेयरनेस आ जाए, पहले ही पता चल जाए?
काफी सारी हॉस्पिटल्स में कैंसर चेकअप के लिए स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं। उसमें ओरल एग्जामिनेशन होता है, जो मुंह के कैंसर, गले, स्वर पेटी, थायराइड के कैंसर के लिए। जिन महिलाओं की उम्र 40-45 से ज्यादा है उनके लिए मैमोग्राफी की जाती है। मेल्स के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट पीएसए इंक्लूडेड है। एक्सरे लंग्स के लिए एक्सरे, पेट के लिए सोनोग्राफी, गर्भाशय, यूट्रस और ओवरी के लिए सोनोग्राफी। तो ये सब से काफी एक आइडिया आता है। पर हेल्थ चेकअप का क्या है कि आपको रेगुलरली करवाना पड़ता है। जी ऐसा नहीं है कि आपने एक हेल्थ चेकअप करवा दिया फिर 3 साल 4 साल तक नहीं किया तो आने वाले जी 3-4 साल में आपको कुछ नहीं हो। तो एनुअल हेल्थ चेकअप करते रहने से एक जनरल बॉडी प्रोफाइल, इससे भी एक थोड़ा फायदा रहता है कि भाई हमारा लिपिड्स नॉर्मल रहता है, ईसीजी और सारे पैरामीटर्स जो बॉडी के हैं वो सब चेक होते हैं और सब हमें एक मौका मिलता है कि हम उसमें से कोई रिपोर्ट सही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि मैंने सुना है कि आपकी हॉस्पिटल में हर साल एक इवेंट होता है कैंसर सर्वाइवर का, स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट, टू मोटिवेट देम। तो मैं जरूर चाहूंगी कि उसके बारे में आप शेयर कीजिए कुछ। अक्टूबर जो अगला महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। हम भी अपने इससे हर साल इसको एक मौका होता है कि जब हम लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करें कि भाई ब्रेस्ट में यदि गठान है, बगल में गठान है, आपकी ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपके निपल में से ब्लड वगैरह निकल रहे हैं, या आपके फैमिली में किसी मदर सिस्टर को छोटी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट में सभी गठान जो होती है वो सारी कैंसर है, ये कहना सही नहीं, पर चेकअप किए बगैर पता नहीं चलता। तो जिन महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर के लिए इलाज हो चुका है वो हर साल एक ना एक इवेंट करते हैं। जैसे हमने पिछले साल एक फैशन शो किया जहां उनको स्पेशल डिजाइनर से कपड़े सिलवाकर, कॉस्मेटिक मेकअप करवाकर, और एक बहुत ही बेहतरीन फैशन शो था। हमने कुकिंग कंपटीशन किए हैं और बहुत सारे इवेंट्स, गरबा, क्योंकि अक्टूबर और नवरात्रि का एक बहुत गहरा रिश्ता है, तो जी कई बार हमने गरबा का आयोजन भी किया है। तो ये सब उनका जो मेंटल रिहैबिलिटेशन की बात जो मैंने पहले की, तो वो मानते हैं कि वो लोग समाज में एक उसी खुशी से जी सकते हैं इस बीमारी का इलाज करने के बाद भी। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर। तो डॉक्टर, एक बात पूछनी थी कि अगर हम सेलिब्रिटी वर्ल्ड की बात करें, तो जब भी सेलिब्रिटीज को कैंसर की प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत फॉरेन चले जाते हैं। अगर हम रिसेंटली की बात करें कि संजय दत्त अभी डिटेक्ट हुए लंग कैंसर से, तो वो तुरंत फॉरेन चले गए। तो क्या वहां पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू इंडिया? किसी भी सेलिब्रिटी की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना उनकी प्राइवेसी का इंट्रूजन है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये उनको अधिकार डेफिनेटली है कि यदि वो चाहते हैं कि अमेरिका के कुछ डॉक्टर का वो ओपिनियन लेना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं। पर मैं मानता हूँ कि इंडिया के कई सारे डॉक्टर्स यूएस में ट्रेंड है और हमारे पास इतना काम है कि भाई जो चीजें वहां होती है वो सारी अभी यहाँ होने शुरू हो गई है। डॉक्टर, जैसे एवरी ईयर वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है ऑन फेब और 4th, और इस बार का थीम था आई एम एंड आई विल। तो उसका क्या मीनिंग था? काफी सारे पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह से कैंसर के साथ, और मैंने कहा वर्ल्ड वाइड कैंसर का डायग्नोसिस काफी सारे देशों में अर्ली स्टेजेस में होना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से काफी सारे पेशेंट्स लंबे समय तक जी सकते हैं। और ये उनका एक मोटो है कि आई एम अ कैंसर, पर आई एम अ कैंसर पेशेंट, आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। पर वो हर एक काम वो कर सकते हैं कि जो एक जो ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर नहीं है वैसे वही जिंदगी जी सकते हैं।
आज मैंने इतने सालों में इतने सारे डॉक्टर्स को या टीचर्स को ऑपरेट किए हैं जो अपना प्रोफेशन बहुत अच्छी तरह से, या जो हाउसवाइफ्स है वो भी अपने बच्चों की देखभाल कर सके हैं, उनका फैमिली का बहुत अच्छा उन्होंने अपब्रिंगिंग है बच्चों का, और उनकी पढ़ाई में, उनके शादी में और उनके करियर में वो विमेन ने काफी बड़ा रोल किया है। हमारे एक दो पेशेंट्स ऐसे भी है जिनके फॉर एग्जांपल वॉइस बॉक्स निकल गई है, तो उसके बावजूद वो लोग उसको एक हैंडीकैप नहीं मानते कि वॉइस बॉक्स नहीं होना या ब्रेस्ट नहीं होना या ये हैंडीकैप नहीं, वो लोग उसके बावजूद अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। या तो उनको एक आर्टिफिशियल स्पीकिंग वाल दिया जाता है या इलेक्ट्रोलायरिंग्स देकर वो लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, और कई बार तो उनका जिंदगी जीने का हौसला इतना इंस्पायरिंग होता है कि हम लोगों को उनमें से कुछ सीखना चाहिए कि ये हैंडीकैप होने के बावजूद वो लोग कितना अच्छी जिंदगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों में होती है कि ये बहुत एक इंस्पिरेशनल बात। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज या ऐसे कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे क्या कहना चाहते हैं? खाना कम खाए, वेट कम करे, डेली एक्सरसाइज करे, 6 to 7 आवर्स एवरी वीक वर्कआउट करना जरूरी है। वो कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी ये कोविड के समय पर हम कर सकते हैं वो जरूर कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, और डायटिशियन को मिलकर उनकी एडवाइस लेकर खाना कम खाए, एक्सरसाइज करे, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहे, और हेल्थ चेकअप के अनुसार जो भी डॉक्टर का रिकमेंडेशन हो वो करते रहे। 40-45 के बाद मैमोग्राफी और हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। कैंसर का यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो 90% से ज्यादा लोगों को ठीक होने के चांसेस है। ये एक गलत फहमी है कि कैंसर यानी कैंसर, और सारी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज जो फॉरेन कंट्रीज में अवेलेबल है, वो सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल है, और हम उतने ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं यदि पेशेंट्स में अवेयरनेस स्प्रेड हो जाए, जैसे आप लोगों के चैनल से उसमें लोगों को जानकारी मिले। और एक इंडिया में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का लैक होता है कि जैसे कि लोग गलत अपने नेबर से या किसी रिश्तेदार से एडवाइस लेने चले जाते हैं, पर वो डॉक्टर से क्वेश्चन करे और सही साइंटिफिक एडवाइस ले, और तो जरूर इसमें ठीक होने के चांसेस अच्छे हैं। एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को देना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। आज आपने हमारे साथ बहुत ही नॉलेजेबल बातें शेयर की रिगार्डिंग कैंसर, जिससे लोगों में काफी सारी अवेयरनेस आई होगी, प्रिवेंशन के बारे में नॉलेज मिला होगा। और मैं हार्टेडली आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, बिकॉज आज आप डॉक्टर हैं लेकिन भगवान का रूप ही है, जो इतने लोगों को सरवाइव करते हैं। तो मेरा मतलब बहुत थैंक्स है आपको, एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर डीजी विजय, जिन्होंने आज हमें कैंसर रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल बातें शेयर की एंड उसके बारे में, प्रिवेंशन के बारे में भी बताया। तो प्लीज जरूर से उसे फॉलो कीजिए एंड दूसरों लोगों को भी उसके बारे में अवेयर कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट है तो प्लीज उससे मोटिवेट कीजिए एंड उनके लिए जरूर से प्रेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। गॉड ब्लेस यू ऑल।